हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हमने आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ये हमने आपको बताया था। बहुत ही पेशेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ हमारे को वो क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अगर कोई भी आइटम मिस हो गई तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो अभी हम और भी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, लेकिन साथ साथ हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाएंगे जिसमें हमें लगता है कि स्टूडेंट कई बार गलती कर जाता है। तो सर बताएं आज क्या करवाएंगे। तो आज हम आपको क्या करवाएंगे, आज हम आपको पहले ना इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं। ट्रीटमेंट ऑफ implied adjustments। implied adjustment का मतलब यह होता है कि क्वेश्चन में उनको एक्सप्रेसली लिखा नहीं जाता है और कई कई बार वो ओवरलुक हो जाती है, हमसे छूट जाती है। ओके, तो हम implied adjustment को भी सीखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कर लिया करेंगे। तो implied adjustment में अगर मैं बात करूं, लेट अस सपोज इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं या फिर कोई एक्सपेंसेस या अदर इनकम्स की बात करूं, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट गिवन होगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज गिवन, we need to calculate interest accrued कहिए या आउटस्टैंडिंग कहिए। ये एक बहुत सिंपल तरह की एडजस्टमेंट है, मोस्टली क्वेश्चंस में दिखाई देती है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ ना हमें एक्स परसेंटेज करके गिवन होता है। ये सिंपली सब बच्चे आपस में मतलब इजीली कर लेते हैं। अगर आप मेरे से स्पेसिफिकली कहें तो बुक का क्वेश्चन नंबर 48 और 49 इन दोनों एडजस्टमेंट्स को यूज करके बता रहा है। सेकंड होती है कि व्हेन इंटरेस्ट अमाउंट इज गिवन बट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट गिवन। ये वो पॉइंट है जिसमें बच्चा कई बार ना मिस्टेक कर जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन नंबर बुक में 50 भी है, और भी क्वेश्चन हैं, बट इनसे आपको एडजस्टमेंट मिल सकती है। और ये मेरे हिसाब से मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि बच्चा इसमें मिस्टेक कर सकता है। ओके, तो इस वाली पॉइंट को पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और एक्सपेंसेस से रिलेटेड पॉइंट भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 में एक पॉइंट दिया हुआ है, वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50, when amount of interest is given but amount of investment is missing। तो क्वेश्चन नंबर 50 में दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 50 को हम होमवर्क में डाल देंगे। आइए जी क्वेश्चन नंबर 50 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन स्पोर्ट्स क्लब and from the given additional information prepare income and expenditure account and balance sheet। हर क्वेश्चन में ये लिखा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, साथ में बैलेंस शीट बनाओ, और हम फिर वर्किंग नोट में एक ओपनिंग बैलेंस शीट और बना लेते हैं। नाउ और हमें दिया हुआ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, छोटा सा दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। बताएं ये क्या होता है। ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, सैलरीज दिया है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, क्लोजिंग बैलेंस है। क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, मतलब पिछले साल में
हमें करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन मिल गई थी। सैलरीज हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है। नाउ इस केस में क्वेश्चन भी छोटा सा, चलिए साथ साथ हम क्वेश्चन भी बना लेते हैं। तो बना ही लेते हैं, चलिए होमवर्क क्या देना। लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2021। अब ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसीलिए आपको पूरे पेज पे भी बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप हाफ पेज के ऊपर अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए और फिर ड्रॉ कीजिए बैलेंस शीट। as at 31st March 21, एग्जाम में आप प्रॉपर हेडिंग डाल दीजिएगा। अभी हम टाइम के अभाव में इसको छोड़ देते हैं, और फिर आप चाहें तो वर्किंग नोट में आप बना सकते हैं बैलेंस शीट एज एट 1st April 2020, ओपनिंग बैलेंस शीट। लाइनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 1920, यानी पिछले साल में क्लब को 20,000 सब्सक्रिप्शन मिल गई थी जो कि 2021 की थी। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2021। 1920 की बैलेंस शीट में लिख रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2021, ये कितना हो गया 20,000। ओके, अब सर गलती ना हो जाए इसलिए मैं यहां जाता हूं और यहां जाके लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन एड एडवांस बिगिनिंग। तो एडवांस बिगिनिंग का अमाउंट मैंने यहां लिख दिया। सैलरीज हैड बीन पेड फॉर 11 मंथ्स ओनली, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग में था 3 लाख और क्लोजिंग में है 650। स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग में था 3 लाख और यहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग में है 650। तो वर्किंग नोट नंबर 2 आप बना लो स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। यहां लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख और बैलेंस कैरी डाउन 650। इससे क्या होता है, स्टूडेंट को कई बार लगता है कि सर आप कह रहे थे एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 जगह ट्रीट होगी, तो आपने ओपनिंग को ओपनिंग में लिख दिया, क्लोजिंग को क्लोजिंग में लिख दिया, तो इसका डबल ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा ये देखो भाई, ओपनिंग को मैंने यहां लिखा और उसको अकाउंट में डाल दिया, और क्लोजिंग को यहां लिखा और अकाउंट में डाल दिया। ये अपने आप डबल ट्रीटमेंट पूरा कर देता है। फिर लिखा हुआ है सर बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,90,000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके लिखूंगा बैलेंस ऑफ कैश या बैंक 1,90,000। सब्सक्रिप्शन 6,60,000, सब्सक्रिप्शन 6,60,000। सब्सक्रिप्शन पर तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। सब्सक्रिप्शन में कहीं पर भी कोई आपका इश्यू नहीं होना चाहिए, अब तक आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो ये हो गया 6,80,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 8% फॉर फुल ईयर।
40,000। अब बेसिकली बेटे मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, ये मेरी बन गई इंप्लाइड एडजस्टमेंट। बच्चे कहेंगे कि सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है, हाँ सर, लेकिन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट गिवन नहीं है। अरे भाई, मुर्गी होगी तभी तो अंडा आएगा, इन्वेस्टमेंट अगर होगी तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट है। कहां है? क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं हुआ। ओके, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन के अंदर ढूंढेंगे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सर क्या कोई इन्वेस्टमेंट को ढूंढने का कोई फॉर्मूला है? अरे भाई, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको पता है कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। यस सर। इसके लिए हम लेते हैं अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू में रेट इनटू में टाइम अपॉन 12, और टाइम जो होता है वो नंबर ऑफ मंथ्स में लिया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 40,000। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमें पता नहीं है। रेट क्वेश्चन कह रहा है कि 8% है, तो 8% को लिखते हैं 8/100, और लिखा हुआ है फुल ईयर का था, तो फुल ईयर का मतलब होता है 12 मंथ्स का इंटरेस्ट था। ऊपर जो एम मैंने लिया है वो नंबर ऑफ मंथ्स के लिए होता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100/8 और मल्टीप्लाइड बाय 12/12। ये खत्म हो गया। 8 5 40, ये हो गया 5 लाख। नाउ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमारा होगा 5 लाख। अब सर ये इन्वेस्टमेंट कब और कहां दिखानी है? तो देखिए, ये है हमारा अकाउंटिंग ईयर। अगर ईयर के बीच में कभी मैंने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया हुआ होता तो ये मेरे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जरूर दिखाई देती। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को कभी सेल किया होता तो भी ये मेरे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होती। तो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ना तो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, ना ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल किया। ओके, नाउ दिस इज योर करंट ईयर। अब देखिए, आपको पूरे के पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फुल ईयर का इंटरेस्ट मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो ईयर के स्टार्ट होने, जब ईयर स्टार्ट हुआ था तब भी वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो रखा था। बताइए, क्या बिगिनिंग के डेट पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो चुका था या नहीं हो चुका था? या यूं कहूं कि यह इन्वेस्टमेंट पिछले किसी सालों में की गई होगी, तभी तो जब ईयर स्टार्ट हुआ यह इन्वेस्टमेंट उस समय भी एग्जिस्ट कर रही थी। अगर ये यहां पर एग्जिस्ट कर रही थी तभी तो जाकर के पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन में अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट परचेज की होती तो हमें इंटरेस्ट थोड़े पीरियड का मिलता। अगर आपको पूरे पीरियड का इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पूरे पीरियड के लिए इन्वेस्टेड थी। वो बिगिनिंग में भी इन्वेस्टेड थी, वो क्लोजिंग में भी इन्वेस्टेड थी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 5 लाख है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। अब आप कहोगे सर ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दो जगह आती है, लेकिन कंसेप्ट समझिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट थोड़े पीरियड के लिए की होती तो इंटरेस्ट थोड़े पीरियड का मिलता, लेकिन आपको तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पूरे साल की गई थी, और पूरे साल की गई थी तो इसका मतलब यह है कि वो लास्ट ईयर में की गई थी। इसीलिए जब मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट बनी वहां भी इन्वेस्टमेंट आएगी, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनी है वहां भी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इसका मतलब आप यहां पर दिखाएंगे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट। वर्किंग नोट हमने बनाया तो वर्किंग नोट नंबर 3 आप दिखाएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट 5 लाख की ओपनिंग में भी थी, और यही इन्वेस्टमेंट हमारी 5 लाख की क्लोजिंग में भी थी। वर्किंग नोट नंबर 3। इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर फुल ईयर मीन्स investments were
एग्जिस्टेंट या इन्वेस्टमेंट वर देयर बोथ एट द बिगिनिंग as well as at the end of the year. इन्वेस्टमेंट बोथ बिगिनिंग और एंड दोनों में थी, ये मेन पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब सैलरीज फॉर 11 मंथ, ओके चलिए जी यहां दिखाते हैं 2 सैलरीज। ये बहुत कॉमन पॉइंट है, ये कह रहा है कि 3,30,000 और ये हमारी 11 मंथ की है। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ सैलरीज आउटस्टैंडिंग। क्वेश्चन कहता है कि ये 11 मंथ है, ये 1 मंथ है और आपने 11 मंथ की सैलरीज पे की हैं 3,30,000। तो इसका मतलब ये 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग है। अब सर ये आउटस्टैंडिंग तो है, लेकिन हम आउटस्टैंडिंग का अमाउंट ऐड करते हैं, अमाउंट कहां से आएगा? तो अगर 3,30,000 11 मंथ का है तो फिर 1 मंथ का कितना होगा? सिंपल सा आप निकालिए। 3,30,000 अगर 11 मंथ का है तो 1 मंथ का कितना होगा? 30,000। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो सर यहां पे हम क्या करेंगे? एड सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द एंड 30,000 और यहां पर बैलेंस शीट में लिख देंगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग 30,000। फिर लिखा है हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया था 4 लाख का। चलिए जी यहां आते हैं, यहां लिखते हैं 2 स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 4 लाख का। तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग था 3 लाख, आपने परचेज किया था 4 लाख, तो ये हो जाता है 7 लाख। लेकिन एंड में आपके पास है 6,50,000। इसका मतलब है कि यहां पर 50,000 का या तो मैं डेप्रिसिएशन ले लूं या कंज्यूम्ड ले लूं। तो मैं यहां लिख दिया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। बैलेंसिंग फिगर आई है ये 50,000 की, तो आप इसे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड दिखा दीजिए। टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते तो मैं डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज करता। मटेरियल में ना डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज मत करना, कंज्यूम्ड लिख देना कि हमने इतने स्पोर्ट्स मटेरियल खर्च कर लिए। फिर क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस 160। तो बैलेंस शीट में आएंगे, यहां लिख देंगे कैश और बैंक बैलेंस 1,60,000। ओके और तो हमारे पास कुछ है नहीं। चलिए अब हम यहां से अपना कैपिटल फंड का बैलेंस निकाल लेते हैं। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, तो ओपनिंग बैलेंस शीट पार्ट ऑफ वर्किंग नोट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 लाख प्लस 190 प्लस 5 लाख। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैलकुलेटर का अलाउड सिर्फ टीचर कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट के ऊपर टाइम लगाना होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम में सेव कर लेता हूं। ओके ये आएगा हमारा कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग। अब तक ये आपको याद हो गया होगा कि ये कैपिटल फंड हमारा ऊपर क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है और फिर ऊपर से हमारा जो सरप्लस डेफिशिएंसी आएगी वो नीचे कैपिटल फंड में प्लस माइनस होगी। 7,20,000 सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम over expenditure 7,20,000 minus 3,60,000 और minus 50,000 310।
ठीक है, तो बहुत छोटा सा पॉइंट था, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। $12,80,000, 13,10,000 टोटल चेक कर लेते हैं। 650, 5 लाख और 160। ठीक है, तो सर इसमें होमवर्क देने वाली कोई बात नहीं थी, अच्छा हुआ कि आपने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 51, मतलब इतना सिंपल है क्वेश्चन नंबर 51, तो मैं तो होमवर्क में ही देना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपको होमवर्क में दे दिया जाए। ओके, 51 है और उससे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, 49 भी है। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 51 ये दोनों आपको दे देते हैं हम लोग होमवर्क। 48 और 51 दोनों होमवर्क ले लेते हैं। 49 हम अभी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कॉन्फिडेंट क्लब बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वाज एज अंडर। तो सिंस ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन, देयरफॉर नो नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट अगेन। क्या है कि हम हर एक क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, तो हमें दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस केस में बनाएंगे केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, दो चीजें बनाएंगे। ओके, मैं एक काम करता हूं और आपको मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको किस तरीके से करना है। हम्म, हम्म। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको पता है कैपिटल फंड, तो आपको ये पता होना चाहिए ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये टूर्नामेंट फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो इसको सब्सक्रिप्शन में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर एक ऐसे ना मार्क लगा लेना। फिर उसके बाद सैलरीज अनपेड, तो वेजेस एंड सैलरीज कंबाइंड दिए हैं, इस पे मार्क लगा लेना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ग्राउंड, बिलियर्ड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो सब्सक्रिप्शन पे एक और मार्क लगाना। हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो मार्क कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी आइटम को एडजस्ट करना है।
फिर सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड, यानी सब्सक्रिप्शन का एक और पॉइंट मिल गया। सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड फॉर नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब 4 एडिशनल पॉइंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हैं। सैलरीज स्टिल अनपेड, सैलरीज क्लोजिंग में भी अनपेड हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ओके, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के बारे में पता है। मतलब हम ना पहले क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से ना मार्किंग कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी आइटम को एडजस्ट करना है। इस तरह से ना आप भी मार्क कर लिया कीजिएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 21, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखो ये तो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है, कह रहे थे मैं सीधा इतना बड़ा बनाऊंगा। अरे हम कह रहे हैं भाई ऐसा मत करो, छोटा सा बना दो ना, मानता ही नहीं है। चलो छोड़ो बड़े। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बैलेंस शीट एज एट 31st March 21, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जहां गिवन हो वहां पर आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सबसे पहले लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, हमें दिया हुआ है कैपिटल फंड, हम लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस, क्वेश्चन में मिल गया है, ये हो गया 2 लाख। उसके बाद स्पेस छोड़ के यहां लिखेंगे टूर्नामेंट फंड, ओपनिंग बैलेंस 60,000। सब्सक्रिप्शन एडवांस और सब सैलरीज अनपेड, ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके एडजस्ट हो जाएंगी, इसलिए इसकी हमें अभी कोई चिंता नहीं है। उसके बाद बैलेंस शीट में यहां लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ग्राउंड, बिलियर्ड टेबल, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, इन तीनों के मैंने अभी तक अमाउंट भी नहीं डाली। ओके, और ये हमारा ओपनिंग के साथ में मैच हो गया। अब आ गया सब्सक्रिप्शंस, तो हम वापस चलते हैं और यहां लिखते हैं अपनी इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शन 1,81,000। सर इसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड और माइनस करना है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। इसमें ऐड कर देना है एडवांस बिगिनिंग और माइनस कर देना है एडवांस एट द एंड। तो पहले मैं बिगिनिंग वाली इंफॉर्मेशन ढूंढता हूं। तो यहां लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग, तो एडवांस बिगिनिंग की फिगर मिल गई 6,000। और सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ओके, ये दी हुई है 8,000। अब नीचे चलते हैं, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 5,500। अब इसकी मुझे डबल ट्रीटमेंट करनी है, तो यहां लिख देता हूं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस
4,000। क्लोजिंग वाली को दो जगह लिखना है, ओपनिंग वाला हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। 1,81,000 प्लस 5,500 प्लस 6,000 और माइनस 12,000, तो ये हमारे पास आ गई इनकम का अमाउंट 1,80,500। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500। फिर लिखा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000, बुक वैल्यू 4,000। तो हम यहां पर क्या करेंगे, नीचे वर्किंग नोट में जाएंगे और बनाएंगे स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। मेरे ख्याल से आपने जब स्मॉल कंसेप्ट्स किए थे तो आपने स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट भी बनाया था, क्या आपको याद है? मैं बताता हूं। यहां आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर आएगा बैलेंस कैरिड डाउन, यहां पर आपकी पेमेंट्स जो आपने परचेज किया होगा वो आएगा, यहां पर आपकी सेल आएगी, यहां पर आपका लॉस ऑन सेल आएगा और यहां पर आपका डेप्रिसिएशन आएगा। तो सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये थे ओपनिंग के 50,000। ओके, उसके बाद सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बुक वैल्यू 10,000 फॉर 6,000, यानी ये आपने 6,000 में सेल किए और इस पर लॉस हुआ 4,000। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको शो करना है। तो यहां पर आप लिखोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,000। एंट्रेंस फी 2,000। अब आपने ध्यान रखना है बेटे कि आपको चैप्टर क्योंकि अब खत्म होने जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आइटम डिस्प्यूटेड है। तो नोट्स, पहला एंट्रेंस फी आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स। आप चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि कैपिटल रिसीट्स हमने मान लिए, मैं तो कहूंगा गलत नहीं है, लेकिन हमारी बुक ये तो हमें पता ही है कि भाई वो एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसिप्ट मानती है, तो मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट मानने की एजम्पशन वहां लिख दी। लाइफ मेंबरशिप फी, अब लाइफ मेंबरशिप फी को हम करते हैं कैपिटलाइज। बुक क्या करेगी उसकी मर्जी है। लाइफ मेंबरशिप फी 50,000। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, एड डोनेशन 20,000। बाय वेजेस एंड सैलरीज, तो हम इसे यहां लिख देंगे टू वेजेस एंड सैलरीज 60,000। तो वेजेस और सैलरीज का अमाउंट कंबाइंड है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और यहां लिखा हुआ था सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 11,000। और इसका सेकंड ट्रीटमेंट इसलिए नहीं करना क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है। और सैलरीज स्टिल अनपेड आर 6,000, तो एड आउटस्टैंडिंग एंड 6,000। 6,000 प्लस करना है, 11,000 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 55,000। और सैलरीज आउटस्टैंडिंग को बिल्कुल भूल मत जाना कि हमें यहां पर डालना है सैलरीज आउटस्टैंडिंग 6,000, देन अपकीप ऑफ ग्राउंड
अपकीप ऑफ ग्राउंड, नॉर्मल एक्सपेंस है, ग्राउंड के रख रखाव पे खर्चा हुआ। स्टेशनरी 15,000, ऑडिट फी 2,000। एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, तो हमारे पास टूर्नामेंट फंड है, तो इसीलिए हम यहां पर माइनस करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 65,000। अब ये बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे, तो ये हमारे पास आउटर कॉलम में आएगा 15,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का तो हमें अकाउंट बनाना चाहिए। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट हमने ऑलरेडी बना रखा है, यहां लिखेंगे हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 20,000। 5% इन्वेस्टमेंट्स ऑन 1 अक्टूबर, ये हमारी इंप्लाइड एडजस्टमेंट है। 5% इन्वेस्टमेंट्स 40,000 और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 40,000, रेट है 5% और पीरियड लेंगे अक्टूबर से लेकर के मार्च तक 6 मंथ। तो ये आ जाएगा 40,000 का 5%, ये हो जाएगा 1,000। और क्योंकि रिसिप्ट साइड पे हमें कुछ मिला ही नहीं इसमें से, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो ऊपर जाएंगे, यहां लिखेंगे 1,000। वर्किंग नोट नंबर 2 था तो 2 लिखेंगे, और यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग या एक्रूड। उसके बाद क्लोजिंग बैंक बैलेंस 87,500। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड हम दिखा चुके हैं, और सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड ये भी दिखा चुके हैं। सैलरीज अनपेड ये भी दिखा चुके हैं। और इक्विपमेंट्स नाउ वैल्यूड एट 45,000, तो यहां इक्विपमेंट वैल्यूड एट 45,000। देखते हैं क्या आता है। 70,000, 70,000, 45 ये, 10 ये, 55, 60 और 70। तो ये हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो यहां लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वर्किंग नोट नंबर 1 15,000। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, और फिर लिखा हुआ है चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल। ओके, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे आ गए 45,000। ग्राउंड्स डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है, और बिलियर्ड्स टेबल हमारे पास जो थी वो थी 60,000 लेस डेप्रिसिएशन 10%। डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल 6,000। अगर सब कुछ सही है तो अब हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर जाना चाहिए, बैलेंस शीट मैच कर जानी चाहिए। हमारे सभी क्वेश्चन में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस आ रहा है, लेकिन डेफिसिट भी आ सकता है, घबराना नहीं है। अगर वो आ जाए तो वो माइनस कर देंगे। 1,80,500 प्लस 1,500 प्लस 3,000, ये हो गया 1,85,000 माइनस 4,000 55,000
10 and 15 25 27,000, 15 and 6 21,000, ये आ गया 78,000। एड सरप्लस 78,000, 3,28,000, 3,53,000, 3,53,000। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, अब सिर्फ और सिर्फ आपने करनी है प्रैक्टिस, और जो कंसेप्चुअल बातें हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, मैं फिर भी आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं छोटा सा पॉइंट। सबसे पहली बात तो रिसिप्ट साइड पे सब्सक्रिप्शन में कोई डिस्प्यूट नहीं है। कभी भी अगर आपका आंसर सब्सक्रिप्शन की वजह से गलत आ रहा है तो वो आपकी मिस्टेक है। सब्सक्रिप्शन की वजह से कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, उसमें डोनेशंस की बातें होंगी। डोनेशंस मैं शायद पहले भी बता चुका हूं, एक तो होती हैं जनरल डोनेशंस और एक होती हैं हमारे पास स्पेसिफिक डोनेशंस। जनरल डोनेशंस को जब तक क्वेश्चन कुछ ना कहे हम इनकम में डाल देते हैं, और ये जो हमारी स्पेसिफिक डोनेशन होती हैं इसे हम कैपिटलाइज करते हैं, मतलब इसको हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। बैलेंस शीट में ये किसी स्पेसिफिक काम के लिए मिलेगी तो फंड बन जाएगी, नहीं तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। उसके बाद एंट्रेंस फी हमारी एक डिस्प्यूटेड आइटम है, इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता चुका हूं। प्लस एंट्रेंस फी के साथ में लीगेसी। लीगेसी जब कोई अपनी विल से हमें ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दे देता है तो हम उसे लीगेसी बोलते हैं, और लीगेसी को हम कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन हमारी बुक में इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट वो कर लेते हैं कई बार। और एक हमारे पास होती है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी, इसे भी हम कैपिटलाइज करते हैं क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर ईयर की नहीं है। तो ये हमारे जनरल रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, और अपनी प्रैक्टिस करते हुए आपने से कोई एडिशनल नोट्स बनाने हो तो आप बना सकते हैं। तो एंट्रेंस फी बुक कहती है कि हम इसे रेवेन्यू मानेंगे, तो आप इसे रेवेन्यू मान लेना, आपका बुक के साथ भी मैच हो जाएगा। अदरवाइज हम तो इसको एज पर AS9 कैपिटलाइज करने की सलाह देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप सही गलत की बातें क्यों नहीं करते? पता क्या होता है, आप कुछ टीचर्स के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, वो कई बार ना अकाउंटिंग की बातों पर बहुत इंसिस्ट कर देते हैं, ये सही है ये गलत है। अरे अकाउंटेंसी में कोई सही गलत नहीं है। मैं आप जब बड़े हो जाएंगे तब आप समझेंगे। हम एनपीओ की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अब ये एनपीओ की अकाउंटिंग जाकर के उसके बाद में जाकर के क्या होता है कि इनको टैक्स में एग्जेम्पशन दे दी जाती है। तो टैक्स में एग्जेम्पशन दे दी जाएगी तो गवर्नमेंट अपने रूल लिख के बता देती है कि आपने ये रूल फॉलो किए होंगे तो हम आपकी इनकम एग्जेम्प्ट कर देंगे, अदरवाइज हम आपकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। तो ये जो हम अकाउंटिंग का पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग का पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है जिसके लिए हम बहस करें कि नहीं तूने एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज क्यों कर दिया, गलत कर दिया, तूने एंट्रेंस फी को रेवेन्यू में लिख दिया तो गलत कर दिया। तो आप बहुत छोटे लेवल पे हैं। जब आप सीए का कोर्स करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, उनसे सर्टिफिकेट ले आएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आगे चल के हायर अथॉरिटीज कहती हैं अगर एक समझदार व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ भाई ऐसा भी ठीक है तो ठीक माना जाता है। ठीक है, तो ये डिस्प्यूटेड होने की ना कुछ वजह है। आपने घबराना नहीं है इन बातों से, आपने मैच्योर्ड होना है कि हाँ अगर किसी आइटम के 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इनके 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं और इनकी वजह से डिफरेंस हो सकता है। और हमें करना यह होता है कि आपने जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अडॉप्ट किया है उसके बारे में नोट लिख दे बस। ओके,
इससे ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई आइटम आपकी स्किप हो जाए, जैसे इसमें बहुत चांस होता है कि एक आइटम आप लिखना भूल गए, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। और स्टिल आपको बताऊंगा कि इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सीए एग्जाम में आते हैं या ग्रेजुएशन एग्जाम में आते हैं। आपकी बुक के क्वेश्चन भी जो है ना, वो ग्रेजुएशन एग्जाम के उन्होंने लिए हुए हैं, तो सर्टेनली आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। बट आप कोशिश कीजिए कि आपकी बैलेंस शीट जरूर मैच होनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तो आप किसी न किसी एस्पेक्ट पर या टोटलिंग मिस्टेक कर गए हैं या उसको मेंशन करना भूल गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा एक क्लास और करवा दूं, उसके बाद ना अब इस चैप्टर को बहुत सफिशिएंटली टाइम दे दिया, अब इसको वाइंड अप करने का टाइम आता है। आप अपने नोट्स बनाइए, देखिए आपको कहां पर लगा कि ये कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, उसके आप नोट्स बना लीजिए, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको लगे इसे एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, उसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो सर और कुछ होमवर्क में क्वेश्चन देना चाहेंगे? नहीं बेटे, इलस्ट्रेशन से अब सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं एक और क्लास आपके साथ प्रैक्टिस के लिए लगाऊंगा, बस दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद हमारी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, और हाँ, घबराना नहीं है। अगर आपका आंसर नहीं मिले तो कोशिश करना है आंसर को ढूंढने की, ठीक करने की। इस प्रोसेस में जब आप गलतियां करते हैं तो ही आप मैच्योर होते हैं, तो इसलिए घबराना मत गलती करने में। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।